30 दिसंबर 1984 की सुबह मध्य भारत में स्थित भोपाल शहर के लोग खतरनाक खांसी, आंखों में तेज जलन और सांस की कमी के साथ जूझ रहे थे। यह सुबह आम नहीं थी। लोगों के सामने कयामत जैसा दृश्य था। लोग सड़कों पर घबराकर भाग रहे थे। कुछ लोग खांस रहे थे और उल्टियां कर रहे थे, जबकि सड़कों पर लाशों के ढेर लग चुके थे। पिछले कुछ घंटों से इनके आसपास एक बेहद जहरीली गैस फैली हुई थी, जो पास ही मौजूद एक अमेरिकी कीटनाशक कारखाने यूनियन कार्बाइड से निकली थी। यह गैस दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक थी, जिसका इस्तेमाल रासायनिक हमलों में भी किया जा सकता है। इस गैस ने भोपाल में करीब 25,000 लोगों की जान ले ली और लगभग 5 लाख लोग इसके दुष्प्रभावों के साथ बाकी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। यह हादसा न सिर्फ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा था, बल्कि यह इंसानी लापरवाही, लागत में कटौती और अधूरे न्याय की एक दर्दनाक कहानी भी है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी घातक गैस एक अमेरिकी कंपनी के कारखाने से आखिर कैसे लीक हो गई? कारखाने के सुरक्षा सिस्टम समय पर काम क्यों नहीं कर पाए? कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ, जिसे इस तबाही से 1 घंटा पहले रिसाव का पता चल चुका था, वह समय रहते इसे रोक क्यों नहीं सका? और आखिर जमीन से कई फुट नीचे बने कंटेनरों से यह गैस निकलकर पूरे शहर में कैसे फैल गई? KLD टीवी की वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकी कंपनी कीटनाशक बनाती थी। इसका उत्पाद सेव इन नाम से बाजार में बेचा जाता था, जिसे किसान अपने खेतों में छिड़काव करके अलग अलग कीड़ों से फसल को बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह उत्पाद कई रसायनों को मिलाकर बनाया जाता था। इसका सबसे अहम घटक मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसे संक्षेप में MIC कहा जाता है। 1969 में जब यह फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस समय MIC को अमेरिका से मंगाया जाता था, लेकिन बाद में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया। यानी पहले फैक्ट्री में MIC बनाया जाता था और फिर उसी की मदद से सेवन तैयार किया जाता था। मिथाइल आइसोसाइनेट एक बेहद खतरनाक रसायन है, जिसे तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है। इसके लिए यूनियन कार्बाइड ने जमीन के नीचे 3 बड़े कंटेनर लगाए हुए थे, जिनमें MIC को तरल रूप में रखा जाता था। 30 दिसंबर 1984 की रात लगभग 12:05 पर कर्मचारियों को गैस रिसाव महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ तुरंत रिसाव ढूंढने के लिए स्टोरेज टैंकों की ओर गया। ये टैंक जमीन के नीचे कंक्रीट की मोटी परत के नीचे बने हुए थे और उनसे कुछ पाइप फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे। अगले कुछ मिनटों में कंट्रोल रूम के सुपरवाइजर को यूनियन कार्बाइड में इस तरह के छोटे रिसाव आम बात थे और कर्मचारी अक्सर गैस रिसाव के कारण सांस घुटने की शिकायत करते रहते थे। कुछ देर बाद कर्मचारियों ने फिर से कंट्रोल रूम में फोन किया, क्योंकि अब गैस का रिसाव काफी बढ़ चुका था। कंट्रोल रूम में लगे प्रेशर गेज अक्सर गलत रीडिंग दिखाते थे। सुपरवाइजर ने गेज देखा तो स्टोरेज कंटेनर का दबाव असामान्य लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद रीडिंग गलत है। लेकिन कुछ ही मिनटों में टैंक का दबाव इतना बढ़ गया कि सुई पूरी डायल पार कर गई। सुपरवाइजर दोबारा टैंकों की ओर गया तो उसने देखा कि कंक्रीट की मोटी परत में कंपन हो रहा था और दरारें पड़ चुकी थीं। इसका साफ मतलब था कि टैंक के अंदर दबाव खतरनाक स्तर का कीम करने में तक पहुंच चुका था। उस समय रात के 12:30 हो चुके थे। सुपरवाइजर ने तुरंत आपात स्थिति घोषित कर दी और फैक्ट्री के पाइपों में पहुंच चुकी गैस को निष्क्रिय करने की कोशिश शुरू की। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए फैक्ट्री में 3 अलग अलग सुरक्षा उपकरण लगे हुए थे। पहला था गैस स्क्रबर, जो एक विशेष रसायन की मदद से MIC को निष्क्रिय करता था, लेकिन जांच करने पर यह उपकरण खराब मिला। अगर पहला सुरक्षा सिस्टम काम न करे तो दूसरा सुरक्षा सिस्टम फ्लेयर टावर था, जिसका काम गैस को वातावरण में जाने से पहले जला देना था। लेकिन पता चला कि फ्लेयर टावर का एक जरूरी पाइप कुछ दिन पहले निकाल दिया गया था और वापस लगाया ही नहीं गया था। नतीजतन फ्लेयर टावर भी काम नहीं कर पाया और जहरीली गैस चिमनी के जरिए वातावरण में फैलने लगी। इस समय सुपरवाइजर और कर्मचारी खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहे थे। ठीक रात 1 बजे फैक्ट्री में निकासी की घोषणा की गई और आपात सायरन बजा दिए गए। उस समय हवा उत्तर दिशा से चल रही थी और उसने चिमनी से निकलने वाली जहरीली अदृश्य गैस को भोपाल के दक्षिणी हिस्से में फैलाना शुरू कर दिया। यदि उपग्रह मानचित्र पर देखा जाए तो यह इलाका भोपाल का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। MIC एक भारी गैस होती है, इसीलिए यह तुरंत जमीन के पास फैल गई और धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। जैसे ही गैस घरों में पहुंची
लोगों को आंखों में तेज जलन और भयानक खांसी होने लगी। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि वे एक जहरीली गैस में सांस ले रहे हैं। लोग घबराकर घरों से बाहर भागने लगे। भागने के कारण उनकी सांस तेज चलने लगी और वे और ज्यादा गैस अंदर लेने लगे। लोग उल्टियां करने लगे, खांसने लगे और एक एक करके सड़कों पर गिरते चले गए। उधर फैक्ट्री में सुपरवाइजर ने गैस को निष्क्रिय करने के आखिरी सुरक्षा सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। योजना थी कि पाइप के जरिए चिमनी से निकल रही गैस पर पानी का छिड़काव किया जाए ताकि गैस निष्क्रिय होकर शहर में न फैले। लेकिन जब पाइप निकाला गया तो वह इतना लंबा ही नहीं था कि चिमनी तक पहुंच सके। इस तरह गैस को रोकने का तीसरा और आखिरी उपाय भी नाकाम हो गया। कुछ ही मिनटों में गैस शहर में 8 किलोमीटर तक फैल गई और भोपाल के अस्पताल उन मरीजों से भरने लगे जिनके लक्षण एक जैसे थे। अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो गई। मरीजों के लिए न पर्याप्त स्टाफ था और न ही पर्याप्त बिस्तर। केवल मरीज ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी खुद खांसी और जलन से परेशान थे। शहर में आपात स्थिति घोषित कर दी गई थी। पुलिस ने डॉक्टरों को बताया कि यह अमोनिया गैस है, लेकिन लोगों में दिखाई दे रहे लक्षण अमोनिया से कहीं ज्यादा गंभीर थे। डॉक्टरों के लिए यह एक अनजान चिकित्सा स्थिति थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि प्रशासन को यह तक पता नहीं था कि यह अमोनिया गैस है, फॉस्जीन है या MIC। असल में मिथाइल आइसोसाइनेट शरीर के अंदर मौजूद पानी से प्रतिक्रिया करती है और फेफड़ों की नलियों को बंद कर देती है, जिससे सांस लेना असंभव हो जाता है। रात 3 बजे तक मृतकों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। भोपाल गैस रिसाव के दौरान केवल एक ही रात में लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोग इस जहरीली गैस के लक्षणों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। फैक्ट्री के कर्मचारी जो हवा बंद कंट्रोल रूम में मौजूद थे, इस गैस के असर से सुरक्षित रहे। सुबह जब वे बाहर निकले तो उन्होंने एक पूरी तरह बदला हुआ भोपाल देखा। वे सड़कें जहां भीड़ के कारण चलना मुश्किल होता था, वहां जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। पूरी दुनिया तक इस भयावह हादसे की खबर पहुंच चुकी थी। न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे प्रमुखता से दिखा रहा था। जहां पहली ही रात में 3000 लोग मारे गए, वहीं अगले कुछ दिनों में यह संख्या 20 से 25,000 तक पहुंच गई और प्रभावित लोगों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। इंसानी इतिहास में इसे सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी जहरीली गैस फैक्ट्री से लीक हुई तो हुई कैसे। जांच में पता चला कि यूनियन कार्बाइड ने 3 भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाए थे, जिनमें से एक का नाम H110 था। कंपनी के नियमों के अनुसार इसे केवल आधा ही भरना था, लेकिन यह लगभग 75% तक MIC से भरा हुआ था। H110 टैंक में उस समय 30 टन गैस होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें 42 टन गैस भरी गई थी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि दूसरे कंटेनरों में भी बड़ी मात्रा में MIC मौजूद थी। यूनियन कार्बाइड पहले से बहुत ज्यादा MIC बनाकर रखती थी, जबकि रोजाना उत्पादन बहुत कम होता था। इसी दौरान यूनियन कार्बाइड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वॉरेन एंडरसन भारत पहुंचे और उन्हें हवाई अड्डे से ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल भेजने के बजाय उन्हें कंपनी के ही अतिथि गृह में ले जाया गया। कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत मिल गई और इन गिरफ्तार कर लिया गया। वे भारत छोड़कर चले गए। वे फिर कभी वापस नहीं आए। फैक्ट्री में अधिकारी इस बात को लेकर उलझन में थे कि बचे हुए MIC का क्या किया जाए। उसे धीरे धीरे नष्ट करना जरूरी था ताकि कोई और हादसा न हो। इसका एक ही तरीका था कि खराब फैक्ट्री को दोबारा चलाया जाए और 7 का उत्पादन किया जाए। यह काम बेहद खतरनाक था क्योंकि उसी खराब परमास्ता पाइपलाइन और गलत रीडिंग देने वाले गेज का इस्तेमाल होना था। जब भोपाल के लोगों को यह बात पता चली तो लाखों लोग शहर छोड़कर भागने लगे। फैक्ट्री दोबारा शुरू करने से पहले दीवारों पर गीले कपड़े लगाए गए और एक हेलीकॉप्टर भी पानी छिड़कने के लिए तैयार रखा गया। सभी सुरक्षा उपायों के बाद फैक्ट्री को दोबारा चलाया गया। सौभाग्य से इस बार गैस का रिसाव नहीं हुआ और 7 दिनों के अंदर सारा संग्रहित MIC खत्म कर दिया गया। यूनियन कार्बाइड अब MIC से मुक्त हो चुकी थी। लोग शहर लौटने लगे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि इस हादसे की असली वजह क्या थी। जांच में पता चला कि कंटेनर में कोई दरार नहीं थी, लेकिन उसका सुरक्षा वाल्व खराब था। कंटेनर में जंग लगे लोहे के कण पाए गए, जो पानी की मौजूदगी का संकेत थे। MIC पानी के संपर्क में आते ही गर्म होकर उबलने लगती है। हादसे से पहले कर्मचारियों ने पास की प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई की थी। वहीं यूनिट और कंटेनर एक ही पाइप से जुड़े थे। पानी को रोकने के लिए पाइप में
स्टॉपर और सुरक्षा वाल्व लगाए गए थे, लेकिन दोनों ही खराब थे। इसके अलावा टैंक में नाइट्रोजन गैस भी नहीं थी, जो पानी को अंदर जाने से रोक सकती थी। जांच में सामने आया कि पिछले 20 दिनों से नाइट्रोजन गैस के कम दबाव की रिपोर्ट ही नहीं की गई थी, क्योंकि उसका गेज खराब था। यह पूरी तरह लापरवाही और लागत में कटौती का मामला था। 1984 में कंपनी ने भोपाल प्लांट के खर्चों में भारी कटौती की थी, जिसकी वजह से खराब उपकरणों को बदला ही नहीं गया। इस हादसे के बाद कंपनी पर मुकदमा चला, लेकिन 5 साल बाद अदालत के बाहर समझौता हो गया और सरकार को $470 मिलियन देकर मामला खत्म कर दिया गया। 2010 में यूनियन कार्बाइड के 8 अधिकारियों को लापरवाही का दोषी मानते हुए मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया। लेकिन भोपाल के लोग आज भी 40 साल पहले हुए इस हादसे का दर्द झेल रहे हैं। फैक्ट्री आज भी उसी हालत में खड़ी है। जमीन और पानी आज भी जहरीले हैं, और जो लोग उस रात बच गए, वे आज भी एमआईसी के लंबे समय तक रहने वाले दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं। उम्मीद है केएलडी टीवी की यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।